हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन को दो तरह से ऐसे पूछा जा सकता है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया होगा, प्रयोजन मूलक हिंदी से अभिप्राय और उसके परित्याग पर प्रकाश डालें, अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और उसके अनुप्रयोग पर विचार व्यक्त करें। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पिछले वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इसका क्या इस्तेमाल होता है। यह सभी जानते हैं कि भाषा भाव विचार से लेकर जीवन के दैनिक व्यापार तक को अभिव्यक्ति देने वाला एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, हम लोग भाषा से ही अपना एक्सप्रेस करते हैं, जो भी सुख दुख किसी भी तरह की भावना जो होती है, भाव विचार जो होते हैं उससे अभिव्यक्त करते हैं। चाहे डेली लाइफ में हो, भाव विचार आदान प्रदान करना हो या फिर डेली लाइफ जो हो, सभी में हम लोग क्या करते हैं, भाषा के थ्रू, भाषा के द्वारा ही अपना अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, इसके बिना जीवन व्यापार को संचालित करना, जीवन को चलाना बहुत ही कठिन है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर हम अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। जिस तरह क्रिप से हम बाल्टी, घड़ा आदि के द्वारा अपनी ज़रूरत भर पानी निकालते हैं, उसी तरह भाषा में से दैनिक उपयोग, धर्म उपदेश, व्यापार, साहित्य सृजन आदि कामों के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा उपभोग में लाते हैं। भाषा का सामान्य रूप तो एक ही होता है, लेकिन कार्य भेद से कुछ शब्द, कुछ वाक्य और कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं तो उसे सामान्य भाषा कह सकते हैं। व्यवहारिक स्तर पर यानी प्रैक्टिकली इसे भाषा की भिन्न भिन्न प्रयुक्तियाँ या प्रयोग या फिर रजिस्टर कहते हैं। भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकता है यह बताना कठिन है। आज के युग में जब रोज जीवन यापन का नए क्षेत्र बने रहे हैं तब तो बताना और कठिन है, किंतु सामान्य रूप से इस भाषा के 3 प्रयोग देखते हैं। सामान्य रूप से भाषा के कितने प्रयोग हैं? 3। पहला है दैनिक जीवन, व्यापार, व्यवसाय आदि में। दूसरा है साहित्य सृजन में और तीसरा प्रयोग है ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट तथ्यों को व्यक्त करने में। इस भिन्नता के आधार पर आजकल भाषा के 2 क्षेत्र बन गए हैं। प्रथम क्षेत्र जो है इसको अंग्रेजी में फंक्शनल कहा जाता है और दूसरे को साहित्यिक। भाषा का वह रूप जिसमें दैनिक क्रियाकलाप, व्यवसाय, विज्ञापन, समाचार प्रकाशन तथा सरकारी कामकाज होते हैं, फंक्शनल भाषा कहलाती है, फंक्शनल लैंग्वेज। ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें दैनिक क्रियाकलाप, व्यवसाय, विज्ञापन, समाचार प्रकाशन तथा सरकारी कामकाज होते हैं, उसे हम लोग कौन सी भाषा कहते हैं? फंक्शनल भाषा। तथा जिस भाषा में साहित्य सृजन या फिर ज्ञान विज्ञान के विषयों का लेखन, हिंदी में प्रयोजन मूलक या व्यावसायिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न भाषा के साथ इस विशेषण को जोड़कर प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक अंग्रेजी, प्रयोजन मूलक बांग्ला आदि पद बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया प्रयोजन मूलक भाषा के बारे में। प्रयोजन मूलक भाषा क्या है? जैसे कि जो समाचार प्रकाशन, सरकारी कामकाज होते हैं, व्यवसाय विज्ञापन होते हैं, दैनिक क्रियाकलाप में जो भाषा इस्तेमाल होता है वो फंक्शनल भाषा कहलाता है। ठीक है, और जिस भाषा में साहित्य सृजन या ज्ञान विज्ञान के विषयों का लेखन होता है, उसे हिंदी में प्रयोजन मूलक या व्यावसायिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में करेंगे यही चीज़ का इस्तेमाल, तो प्रयोजन मूलक अंग्रेजी या इंग्लिश, प्रयोजन मूलक बांग्ला आदि पद बनाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल के लिए हिंदी में सही शब्द क्या हो, इस संबंध में विद्वानों में थोड़ा मत अंतर है, यानी अलग अलग विचार है। डॉक्टर रमा प्रसन्न नायक की दृष्टि में फंक्शनल हिंदी का अर्थ व्यावहारिक हिंदी है, क्योंकि प्रयोजन मूलक कहने से लगता है कि हिंदी का कोई रूप ऐसा भी है जो निष्प्रयोजन मूलक शब्द
फंक्शनल के लिए रूढ़ और प्रचारित हो गया है। इस प्रयोजन मूलक हिंदी को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर विनोद गोदरे कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी अंग्रेजी शब्द फंक्शनल हिंदी का पर्याप्त है। अगर शब्दार्थ की यानी शब्द के अर्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन मूलक शब्द का प्रयोग इसी आशय से किया जाता है कि वह जीवन के विभिन्न कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रयोजन मूलक विशेषण उसके व्यावहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया यानी प्रयोग में लाया गया है। डॉक्टर गोदरे का मानना है कि व्यावहारिक हिंदी कहने में एक भ्रम की गुंजाइश है। वह यह है, माने ये जो भ्रम है यह है कि व्यावहारिक हिंदी ऐसी हिंदी है जिसमें व्याकरण और सामाजिक आवरण पर ध्यान न देकर केवल व्यवहार पर ध्यान दिया जाए, अर्थात ऐसी भाषा जिसमें व्याकरण की अनिवार्यता की अपेक्षा व्यावहारिकता पर अधिक बल दिया जाए। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कलकत्ता में बहुत दिनों तक रहकर बिहार लौटने वाला अनपढ़ मजदूर जब बोलता है हम कहता रहा और सुनता नहीं, तो उसमें व्यावहारिक उपयोगिता की प्रधानता है और व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसके विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा जो है इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, व्याकरणगत शुद्धता के आग्रह, दूसरा सामाजिक शिष्टाचार का अनुपालन और तीसरा प्रशासन, संपर्क तथा संप्रेषण का प्रयोजन। डॉक्टर विनोद गोदरे के शब्दों में व्यावहारिक हिंदी की तुलना में प्रयोजन मूलक हिंदी संबोधन अधिक संदर्भ संगत, अर्थगर्भित, लक्ष्य भेदी, स्पष्ट तथा सरल है। चलिए और विस्तार से जानते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या समझते हैं, विवेचना करें। संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। इसमें से सभी भाषाएं न्यूनाधिक रूप में प्रयोजन मूलक योग्यता रखती है। उदाहरणार्थ हिंदी क्षेत्र को ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि में साहित्य सृजन की प्रयोजन मूलकता है, मगर शिक्षा का माध्यम बनने, व्यावसायिक कारोबार संपादित करने की प्रयोजन मूलकता नहीं है। हिंदी में शिक्षा का माध्यम बनने की प्रयोजन मूलकता है तो वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान को व्यक्त करने की पूरी प्रयोजन मूलकता अभी नहीं है। मतलब हिंदी में शिक्षा ग्रहण तो किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सोच जो है, साइंटिफिक ओपिनियन और अनुसंधान जो रिसर्च होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अभी हिंदी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसका इंग्लिश में ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आज वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा का युग है। इसने बहुत सी भाषाओं की प्रयोजनशीलता को सीमित अथवा कुंठित कर दिया है। वे प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर हो रही है, यानी कंपटीशन की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी भाषा है। विश्व स्तर पर रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, हिंदी और कुल 14 ही भाषाएं प्रतियोगिता में हैं। दूसरे शब्दों में देश वैज्ञानिक प्रगति की दौड़ में है। ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों यानी अलग अलग क्षेत्रों में मौलिक चिंतन या सृजन कर रहे हैं और अपनी ही भाषा की लक्ष्मण रेखा से बंद कर भाषा को अभिव्यक्ति सक्षम बना रहे हैं। वे ही प्रयोजन मूलक भाषा विकसित कर रहे हैं। शेष भाषाएं उनसे उधार लेकर अथवा उन पर निर्भर होकर चल रही है। अपने देश में स्थिति जो है अलग है, भिन्न है। आज़ादी के पूर्व हमारे देश के संपर्क की जनभाषा के रूप में हिंदी विभाजित हुई है और अंततः स्वाधीन भारत यानी स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा बनी है। ठीक है, हिंदी। इसके पूर्व, इससे पहले हमारी शिक्षा और हमारा प्रशासन तंत्र पूर्णतः अंग्रेजी ढांचे में ढलकर अंग्रेजी भाषा में ही गतिशील था। स्वतंत्रता से पूर्व
जब ब्रिटिश हमारे देश पर राज कर रहे थे तब क्या था, हमारी शिक्षा और हमारा प्रशासन तंत्र जो है पूरी तरह से अंग्रेजी ढांचे में ढलकर अंग्रेजी भाषा में ही गतिशील था, एक्टिव था। ठीक है। स्वदेशी और देश प्रेम की भावना ने संविधान के द्वारा एक निश्चित समय सीमा में अंग्रेजी को अपदस्थ कर उन समस्त कार्यों के लिए हिंदी को पदस्थ करने का संकल्प लिया जिनके संपादन में अंग्रेजी के प्रयोग क्षेत्रों तक अंग्रेजी को सीमित रखकर आगे के कामों में हिंदी को पदस्थ करने का संकल्प लिया जिनके संपादन में अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था। लेकिन यह संकल्प पूरा नहीं हुआ। अंग्रेजी तो अपदस्थ नहीं ही हुई, पुराने प्रयोग क्षेत्रों तक अंग्रेजी को सीमित रखकर आगे के कामों में हिंदी को स्थापित करने का कार्य भी शुरू नहीं हुआ। विगत दशक में वैश्वीकरण और युक्त बाजार के सम्मोहन ने हिंदी के पूर्णता स्थापित होने की संभावना की जबरदस्त झटका दिया है। विगत दशक में वैश्वीकरण और युक्त बाजार के सम्मोहन ने हिंदी के पूर्णता स्थापित होने की संभावना को जबरदस्त झटका दिया है। रोटी के आग्रह में विदेशीपन को स्वीकार करने की ललक ने उस देश प्रेम को भी छिन्न भिन्न कर दिया जो आज़ादी के 2-3 दशकों बाद तक कायम था। यानी जॉब पर्पस के लिए, जॉब के लिए, अपने आय के लिए, इनकम के लिए हिंदी को त्याग कर अंग्रेजी को ही अपनाना पड़ा। आज हमारे भारत में अंग्रेजी बोलने की होड़ है ना। आज राष्ट्र से रोटी बड़ी हो गई है, इसलिए राष्ट्रभाषा अब साहित्य प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। यह सच है कि अंग्रेजी भाषा के बावजूद अंग्रेजी यहाँ की जनभाषा नहीं बन पाई है। कार्यालयों से लेकर विभिन्न व्यापारी में लिखित भाषा तक ही अंग्रेजी सिमटी है। वह सभी पढ़े लिखे लोगों को आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं बन पाई है। बोलचाल की भाग तो एकदम ही नहीं बन सकी है। अनपढ़ जनता, साक्षर जनता और अल्प शिक्षित जनता, यानी कम जो शिक्षित है वो भी जनता, अंग्रेजी के लगभग 1000 प्रचलित शब्दों से आगे अंग्रेजी भाषा के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। इन लोगों तक पहुंचने के लिए इनकी भाषा में ही बात की जा सकती है। जनता का काम सरकार जनता की भाषा में करे, यह सरकार को व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था है कि जनता का जो काम है जनता की भाषा में ही करना है। व्यापारी जो है जनता को उपभोक्ता यानी कंज्यूमर समझता है, तो माल बेचने के लिए उसकी भाषा में बात करे, यह उसकी लाचारी होती है। अतः इस देश में यहाँ की जनभाषाओं के साथ अंग्रेजी की प्रतिस्पर्धा सदा बनी रहेगी। उसका भाषिक साम्राज्य शांतिपूर्ण नहीं होगा। भारतीय भाषाएं, राजभाषा हिंदी के नेतृत्व में उसके लिए सदैव चुनौती बनी रहेगी। हिंदी भाषा का प्रयोजनमूलक रूप प्रयोजनमूलक हिंदी के नाम से अब सर्वपरिचित है, यानी सब जानते हैं इसको। ठीक है। इसे कहीं कहीं काम को भी हिंदी या व्यावहारिक हिंदी के नाम से भी पुकारा गया है। लेकिन अब यह नाम अन्य नामों को पीछे छोड़कर स्थापित हो गया है। कुछ लोगों को अतीत में यह भ्रम हुआ था कि इस नाम से यह ध्वनि निकलती है कि हिंदी का कोई निष्प्रयोजनमूलक रूप भी है, मगर यही तर्क उनके लिए भी दिया जा सकता है जो फंक्शनल का अर्थ व्यावहारिक मानते हैं। इससे क्या अर्थ नहीं निकलता कि हिंदी को कोई व्यावहारिक रूप भी है? वस्तुतः प्रयोजनमूलक एक विशेषण है जो हिंदी के एक विशेष प्रयुक्त रूप के लिए प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो मुगल काल में प्रशासन आदि के प्रयोजनमूलक कार्य अरबी फारसी में होते थे, मगर उनका क्षेत्र सीमित था। अंग्रेजी शासन काल में उसे अपदस्थ कर अंग्रेजी आसीन हो गई। यानी कि मुगल काल में जो प्रशासन का कार्य था वह फारसी भाषा में होता था। ठीक है। प्रयोजनमूलक कार्य जो है अरबी फारसी में होते थे, लेकिन जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुई
तब क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो गया, प्रयोजन मूलक अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, उस समय अंग्रेजी का प्रयोजन भी सीमित था, लेकिन वैज्ञानिक विकास के साथ प्रयोजन के क्षेत्र बड़े हैं। अंग्रेजी के माध्यम से ही पश्चिम वर्ग का आधुनिक ज्ञान विज्ञान भारत आया है। यहाँ शिक्षा का माध्यम, प्रशासन का माध्यम अंग्रेजी थी, अतः लोगों ने उसी के माध्यम से पढ़कर ज्ञान विज्ञान के विविध रूपों को सीखा और विकसित किया। आज भी यह हमारे अध्ययन का अनिवार्य यानी कंपलसरी माध्यम है। हमारे देश का परिदृश्य बहुभाषी है। अनेक भाषाएं हिंदी से भी अधिक समृद्ध हैं, लेकिन बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी सबसे आगे है, इसलिए उसका दायित्व सबसे अधिक है। प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजी का स्थान हिंदी ने ही लिया है। प्रशासनिक प्रयोजनों से लेकर व्यावसायिक प्रयोजनों तक, संचार माध्यमों से लेकर विज्ञान के संसाधनों तक, सर्वत्र यानी हर जगह हिंदी ही सक्षम प्रयुक्तियों की तलाश के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए आज आवश्यक हो गया है कि विभिन्न विषयों के अध्यापक, अध्येता यानी पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले और विद्वान हिंदी की प्रयोजन मूलक योग्यता वृद्धि में अपनी भूमिका निर्धारित करें। वे ज्ञानवर्धन चाहे जिस भाषा के माध्यम से करें, यानी अपने ज्ञान को किसी भी भाषा में बढ़ाए, लेकिन उसे प्रस्तुत हिंदी में करें। दूरदर्शन या आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी में अंग्रेजी के भाषिक हस्तक्षेप बड़े हैं। अंग्रेजीपन के चलते हम हिंदी के साथ अंग्रेजी मिश्रित कर बोलते हैं। इसी व्यंग्य में हिंग्लिश नाम दिया गया है, यानी मजाक में इसको हिंग्लिश कहा जाता है। वस्तुतः इंग्लिश भाषा और हिंग्लिश संस्कृति आज हमारे देश की निर्यात बनती जा रही है। यह अगर हिंदी के लिए अच्छी नहीं तो अंग्रेजी के लिए भी अच्छी नहीं है। अपने चिर परिचित चित्रसारी शब्दों की ओर तो हम झांकना भी पसंद नहीं करते हैं। डाइंग रूप के लिए चित्रशाला या चित्रसारी, डोरमेट के लिए पायदान शब्द हमें याद भी नहीं आते। हद तो यह है कि आयुर्वेदिक दवाओं की संरचना में आए अश्वगंध, अजवाइन, काला नमक तक रोमन लिपि में लिखे जा रहे हैं। दूरदर्शन चैनल 1 अब DD1 हो गया है। इस संगोष्ठी में प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अनुवाद कामकाज, व्यवसाय विज्ञापन आदि कुछ छात्रों को नमूने के रूप में चुना गया है। और भी क्षेत्र हैं जो हमारी अनेक सीमाओं के कारण छूट रहे हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र आदि विविध प्रकार के कई लेखन की बात की जा सकती है। निबंधन कार्यालयों में जमीन की खरीद बिक्री संबंधी जो कागज लिखे जाते हैं, उनके 50% शब्द अरबी फारसी के हैं जो किसी को समझ में नहीं आते, लेकिन दस्तावेज के अंत में यह अवश्य लिखा जाता है कि मजमून पढ़ अथवा पढ़वा कर समझ लिया। इन दस्तावेजों की भाषा को समझने योग्य बनाने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी चेष्टा रहेगी कि प्रयोजन मूलक हिंदी को वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो तथा भविष्य में इसे समृद्ध बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयत्नों को बल मिले। हिंदी के साहित्यिक प्रयोजन क्षेत्र की सीमा हमें ज्ञात है। उसके बाद जो क्षेत्र बचता है वह सब प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र है। हम विभिन्न विषयों की पुस्तकों अथवा अन्य भाषा की साहित्यिक कृतियों का अनुवाद कर आजीविका भी अर्जित कर सकते हैं। देश भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं नियमों में अनुवादों के हजारों पद हैं, जहां अपनी अनुवादकीय योग्यता के बल पर हम आजीविका पा सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार संकलन, संपादन, फीचर लेखन आदि का ठोस ज्ञान प्राप्त कर पत्रकारिता के क्षेत्र में आजीविका प्राप्त की जा सकती है। इस क्षेत्र में न केवल आजीविका के अवसर उपलब्ध है, अपितु प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा का मार्ग भी प्रशस्त है।
कार्यालयी भाषा प्रयुक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर यदि कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में विज्ञापन लेखन का अभ्यास करके और लोक रुचि का सर्वेक्षण कर अच्छे विज्ञापन लिखकर अर्थ उपार्जन किया जा सकता है, यानी इनकम जनरेट किया जा सकता है। समग्रता प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र आजीविका के नए आयामों का उद्घाटन करता है। प्रयोजनमूलक हिंदी का सीधा अभिप्राय है नियोजनमूलक ज्ञान। यदि हम हिंदी को भाषिक प्रयुक्तियों के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर प्रयत्न करें तो भविष्य में हिंदी के व्यक्तित्व का विकास होगा। जिन अनेक क्षेत्रों में आज अंग्रेजी का अखंड आधिपत्य है, वहाँ हिंदी प्रवेश हेतु दस्तक दे सकती है। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए हिंदी में सोचने और करने की आवश्यकता है। अनुवाद की वैसाखी के बल पर चलने की निर्भरता समाप्त कर अपनी भाषिक शक्ति का विकास करना अधिक आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा।